ठीक है सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर। हाँ बिल्कुल, हिंदी में इंग्लिश से चलेगा। जो अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी में कहीं तो कोई दिक्कत आती है तो हमको फ्री होकर हिंदी में बताइए, कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री होकर बताइएगा, फ्री होकर बताइए तो उसको डिस्कस करेंगे। देखिए फिजिक्स में आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पहले स्टडी किया होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम में कहीं पे हम रुक जाते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट और राइट पर एक बार चेक करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv या F = m × डाउट रहता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। कभी किसी फॉर्मूले में डाउट रहता है तो इंटरमीडिएट में आपको तकनीक पड़ी होगी कि डायमेंशनल फॉर्मूले से हम चेक कर सकते हैं लेफ्ट की डायमेंशन क्या आ रही, राइट की क्या आ रही। तो इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार जो क्वेश्चंस के हमारे विकल्प रहते हैं उनमें ऑप्शंस भ्रम करने वाले होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेक्निक ये भी आप लगा सकते हैं कि हम उसके डायमेंशन चेक कर लें, और डायमेंशन चेक करने की कई बार जो क्वेश्चन छूटता है और वो हमें आ जाता है लास्ट में। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन जैसा कि आपको मालूम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन के गति विषयक नियम। कितने नियम हैं? तीन नियम। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करना चाहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कुछ खास पॉइंट्स मैं आपको नोट कराता चलूँगा, उन्हीं पॉइंट्स पे आप लोग फोकस करिएगा। और जब भी किताबों से कभी पढ़ें तो उन्हीं पॉइंट्स के आसपास की चीज़ें ढूंढकर उन्हीं पर फोकस करिएगा, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए हमें एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक तरफ से किताबें उठाई और सब पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और केवल सतही नारे आपने लिए ऊपर ऊपर का जब पढ़ डाला सीख लिया और डेप्थ में नहीं समझा तब भी बेकार है। अगर कुछ चीज़ें बहुत कम आपने उस पर फोकस किया और डेप्थ में समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन जो सिंपल थे वो छोड़ सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट किसका आता है? इनर्शिया, है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? वैसे तो इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में बनी रहेगी, मोशन में है तो मोशन की स्टेट में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। बाह्य बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी में अंदर से जनरेट ना हो रहा हो, बाहर से लगने वाला फोर्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक बॉल मैंने ग्राउंड पर थ्रो कर दी, ठीक है, और वो लुढ़कती हुई जा रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद बॉल रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है जमीन का बॉल के साथ। तो ये जो घर्षण बना ये बाह्य बल है, ठीक है। गेंद के अंदर अणुओं के कारण या किसी अन्य कारण से उठने वाला बल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगातार उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और एक स्थिति से रुक जाएगी। ये बोतल है, टेबल पर यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब इस पर कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ये कब तक रखी रहेगी? इनफाइनाइट टाइम तक रखी रहेगी। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसकी स्टेट का मतलब जहाँ पर थी रेस्ट में थी या मोशन में थी, बिल्कुल स्टेट चेंज नहीं होगी। बोतल लिया, इसको रोल करना शुरू कर दिया, रुकी, या तो यहाँ से टकरा के रुकी या घर्षण के कारण रुकी। तो जब भी हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया या हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व। स्टेटमेंट सभी को मालूम हो गया ना? कोई एक स्टूडेंट रिपीट करेगा कोई न्यूटन फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर स्टेशनरी है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मीन्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स, आइदर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट
इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया के पहले तो कुछ खास पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के इर्द गिर्द तैयारी करिएगा। तो नंबर 1 नोट करिएगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया। इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या सर? इनहेरेंट प्रॉपर्टी दूसरा पॉइंट क्या है? सर जी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट नोट कर दो, फिर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा इट डिपेंड्स upon mass of the body। चौथा has no unit and no तो कोई यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट does not depend upon velocity। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से जा रहा है उसका इनर्शिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनर्शिया से वो रिलेट नहीं होता है, या वेलोसिटी पर इनर्शिया डिपेंड नहीं होती। नेक्स्ट थोड़ा लंबा मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। टू बॉडीज हैविंग सेम मास m, टू बॉडीज हैविंग सेम मास m, one at rest and other at motion। सर एक बार और बोल दीजिए। Two bodies having same mass, one at rest and other at motion, have same inertia। इनको वन बाई वन समझते हैं। ये इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए इनर्शिया होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने के लिए जो उसकी इनकैपेबिलिटी है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, लेटे में तो मन करता है लेटे ही रहो। अब किसी ने अगर घर में डांट दिया उठो पढ़ाई करनी है, तो यानी कि आपकी इनर्शिया वहाँ से ब्रेक हो गई और उठ के आप पढ़ाई करने लगे। आप टीवी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कंटिन्यूसली, कोई आपको मना करने वाला नहीं, तो आप कंटिन्यूसली चाहोगे कि टीवी देखते रहो, गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते रहो। अब कोई टोकने वाला होगा, कोई गार्जियन है उसने कहा नहीं रुको तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तो आपने वो कंटिन्यूस वाचिंग छोड़ के दूसरा काम करने लगे। ऐसे ही स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया गया, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया गया, तो एनर्जिया यहाँ से ब्रेक हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी वस्तु के अंदर अगर ये एनर्जिया है, ये किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये डस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक पर्टिकुलर मास m होगा। अब इस डस्टर के अंदर एनर्जिया है, ठीक है, चाहे हम इस टेबल पर इसको रख दें, चाहे हम इसको ग्राउंड पर रख दें, चाहे इसको छत पर रखाएं या इसको उठाकर फेंक दें, इसका मास उतना का उतना ही है। अर्थात ये सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं है, सिचुएशन कहीं भी रखा हो, कहीं भी मोशन में हो, तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ऑलरेडी है, इसको हम बदल नहीं सकते जब तक कि इसकी बनावट, इसके मास को हम चेंज नहीं कर लेंगे, ठीक है। इनहेरेंट का मीनिंग ये हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, आपने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में स्टडी किया होगा, जो मेजरेबल होती है ना, जैसे मास है उसको मेजर कर सकते हैं, टाइम है मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड है, तो ये हमारी मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। मेजरेबल क्वांटिटीज है उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इनर्शिया मास से रिलेट तो करता है बट मेजर नहीं किया जा सकता, मास को मेजर कर सकते हैं बट इनर्शिया मास नहीं है, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो मेजर, ठीक है, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास नहीं है, लेकिन मास पर डिपेंड है, ठीक है, मास चेंज होगा तो बॉडी की इनर्शिया चेंज होगी। नेक्स्ट हैज नो यूनिट, अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो उसके लिए कोई मेजरमेंट के लिए यूनिट नहीं बना होगा, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हीं के मेजरमेंट के लिए फिजिकल यूनिट्स होते हैं, तो क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं। नेक्स्ट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये डस्टर है, मैंने इसको थ्रो किया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कहें कि इसमें कुछ एनर्जिया थी मूविंग मोशन के समय और दीवार से टकराया, रुक गया, दोबारा से मैंने इसको 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका, फिर दीवार से टकराया, रुक गया, तीसरी बार 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका और टकराया, रुक गया। अब बताइए क्या तीनों स्थितियों में इसकी एनर्जिया बदल गई होगी? नहीं, क्यों नहीं बदली होगी? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हाँ, जब तक मास नहीं चेंज करेंगे या इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो जिससे मैंने उसको थ्रो किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इनर्शिया वो जितनी बॉडी में कंटेंट है वो उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्या था, दो बॉडीज थी इनके मास सेम है, ये मानता है आइडेंटिकल, इसका मास m, इसका है, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इनको हम किसी अलग अलग वेलोसिटी से फेंकें, इसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन वेलोसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इनका इनर्शिया सेम है, मास सेम है, इनर्शिया सेम है, यानी कि ये वाला पॉइंट पहले वाले पांचवें वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आप समझ गए होंगे कि इनर्शिया की ये प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया होते हैं, तो अभी आप लोग जानते हैं कि इनर्शिया होते हैं, एक विराम का जरूरत हो गया, एक गति की जरूरत हो गया, एक दिशा, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे विराम का जड़त्व, कॉन्सेप्ट समझिए, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में बनी हुई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल यूँ देखते हैं, अगर यहाँ पर इससे नहीं हो सकता, कागज मान लीजिए हमने पेपर लिया, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम डस्टर को रख दें, ठीक है, और इसको बहुत स्पीड से पुल करें, पेपर को बहुत स्पीड से पुल करें, इतना यहाँ पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखिए पेपर रखा हुआ है, पेपर के ऊपर डस्टर रखा है, स्पीड से पुल किया तो डस्टर अपनी जगह रहा। दूसरी सिचुएशन देखिएगा, ये डस्टर रखा है, अब इसको मैं धीरे धीरे पुल कर रहा हूँ, साथ में जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताइए, क्या ऑब्जर्व किया? सर वेलोसिटी का पहले वाले में ये अपनी जगह पर रहा, तो सीधा सीधा इसमें विराम का जड़त्व था पहली वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में गति का जड़त्व। तो बताइए पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन में डिफरेंस क्या था? एक में हमने झटके से पेपर खींचा था, एक में धीरे धीरे खींचा, ऐसा क्यों हुआ? टाइम कम रहा तो उसको जड़त्व को नहीं बदल पाए, पेपर खींचे तो फोर्स लगा रहे थे, तो फोर्स कोई भी हो सडन ट्रांसफर होता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं जो आपके कॉम्पिटिशन में काम नहीं आएगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर एवं विपरीत, लेकिन आज जैसे रिसर्च डेवलपमेंट होता रहता है, नियम बदलते रहते हैं। हमने देखा होगा कि
आदर्श गैस समीकरण आया, उसके उसमें संशोधन किया गया तो वान डेर वाल गैस समीकरण आया। उसके बाद बहुत सारे संशोधन हो चुके जो आप लोग 12th तक नहीं पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ोगे, कुछ एमएससी में पढ़ोगे, कुछ रिसर्च लेंगे, तो न्यूटन लॉ परफेक्टली वैलिड नहीं होता है। यही चीज़ यहाँ से आती है कि हम फोर्स का ट्रांसफर सडन नहीं होगा। आपको मालूम है यूनिवर्स में स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो अगर बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हो, तो अगर 3 लाख किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसमें भी फोर्स ट्रांसफर होने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी भले ही फोर्स ट्रांसफर हो रहा हो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगे। सीधा सीधा ये मान के चलो, हम इसको झटके से पुल कर रहे थे, ये रेस्ट की पोजीशन में था, ठीक है, और जितना फोर्स मैंने लगाया सडन, वो पेपर को तो पुल किया है, लेकिन सडन ट्रांसफर उसमें नहीं हो पाया क्योंकि इनर्शिया को ब्रेक करना इजी नहीं होता। अब दूसरी कंडीशन में हमने धीरे धीरे पेपर को स्लाइड किया, फोर्स जो ट्रांसफर कर रहे थे वो उसने कुछ समय लिया और फोर्स इस पर भी ट्रांसफर हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगने लगा और पेपर इस पर एक्सटर्नल पुल लगाने लगा, वो अपनी वो इसको खींचने लगा और धीरे धीरे ये बॉडी आगे बढ़ने लगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था जो मैंने पेपर को तेजी से खींचा। एक गिलास ले लीजिए, उसके ऊपर एक कागज रख दीजिए, एक कार्ड टाइप का, जो कार्ड थोड़ा कागज हो, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए। यही एक्सपेरिमेंट दोहराइए, कागज को तेजी से खींचिए, सिक्का अपनी जगह रहेगा, कागज निकलते ही गिलास में मिल जाएगा। एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है? रेस्ट, विराम का। अब उसी कागज को आप धीरे धीरे कार्ड के ऊपर रखा है, सिक्का खींचो तो कार्ड के साथ ही चला आएगा, गिलास में नहीं रहेगा। इसी एग्जाम्पल को दोहराया। कुछ और एग्जाम्पल आप बताइए इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, जो भी आ रहा हो दिमाग में। डिस्कशन से और चीज़ें निकल कर आती हैं, कॉन्सेप्ट की पकड़ आ गई तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। गाड़ियों में लगता है, जैसे हम बैठे हैं, गाड़ी अचानक चल गई तो पीछे की बिल्कुल, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, गाड़ी अचानक से चलेगी पीछे को, गाड़ी चलती है अचानक से रुक जाए तो उसी वेलोसिटी से आगे चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी वाली इनर्शिया होगी? इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी रुकी थी, अचानक से चलेगी और पीछे को गिर गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सेकंड कौन सा होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। देखिए कई बुक्स में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट देते ही नहीं, क्यों? जब वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलकर वेलोसिटी बनती है। इसका मतलब जो सेकेंड वाला है मोशन आ गया, तो मोशन का मतलब है कुछ ना कुछ वहाँ पर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑलरेडी डायरेक्शन कंटेन कर रही है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ किताबों में डायरेक्शन को अलग से समझा दिया गया। अदरवाइज दो ही तरह की एनर्जिया को लेकर चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन का एग्जाम्पल, कार वाला ही एग्जाम्पल हो, तीनों में वही एग्जाम्पल करके देखो। कार रेस्ट में थी, जो पर्सन बैठा है पैसेंजर वो भी रेस्ट में था, कार झटके से आगे बढ़ी, पैसेंजर पीछे वो अपनी ही जगह रहना चाहेगा, अपनी रेस्ट की कंडीशन को रिटेन करना चाहेगा। एनर्जी ऑफ रेस्ट। कार मूव कर रही थी और अचानक से ब्रेक लग गया तो पर्सन आगे की ओर, यानी कि वो भी कार के साथ मूव कर रहा था और उसमें कार के साथ ही एक मोशन की इनर्शिया आ गई थी। कार तो रुक गई, लेकिन जो पर्सन था उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। कार में तो ब्रेकिंग सिस्टम था, ब्रेक में एक्सटर्नल फोर्स लगा, पर्सन पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो कंडीशन क्या, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा, यानी मोशन को उसने कंटिन्यू रखा और आगे गिर गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी कार का एग्जाम्पल होगा। कार ड्राइव करते हुए जा रहे हो, अचानक से कार को दाहिनी ओर मोड़ दिया, तो जो व्यक्ति बैठा है वो किस ओर जाएगा? बाईं ओर जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का इनर्शिया ऑलरेडी आ चुका था कि उसको सीधा ही चलना था। उस पर कार को तो आपने फोर्स लगा के मोड़ दिया, लेकिन पर्सन पर फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया गया, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन और उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, उसी डायरेक्शन में जाता रहा। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बताइए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? इन पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, इनके टाइप्स क्लियर कर लीजिए। एक एग्जांपल और थोड़ा फिगर के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइएगा एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है इसमें? ये कोई रिजिड सपोर्ट था, ठीक है? रिजिड सपोर्ट से धागा इस तरह से लटका
लगाया, ठीक है। और इसमें कोई एक ब्लॉक ये लगा दिया एम मास का, क्लियर। और एक नीचे धागा मैंने मान दिया, इन दोनों को नाम दे देते हैं कुछ भी, ये वाला धागा ए है और ये वाला बी, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम पे विचार करिए, इस नीचे वाले पॉइंट को पकड़ के मैंने एरो यहाँ बनाया, धागे को खींच रहा हूँ मैं, मेरे हाथ का एक्शन देखिएगा, ऐसे ऐसे खींचा है, ये भी धागा ये भी धागा, बताइए धागे टूटेंगे, एक कंडीशन आएगी तो धागे में तनाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बताइए ए धागा टूटेगा, बी टूटेगा, या दोनों टूटेंगे या दोनों नहीं टूटेंगे, क्या दोनों टूटेंगे, दोनों टूटेंगे। दोनों टूटेंगे। और बताइए बी टूटेगा, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा? किसी का आंसर ए है कि ए टूटेगा? धीरे धीरे खींच रहे हैं झटके से। कितने लोग बी से सहमत हैं? आप ए से सहमत हैं और आप दोनों से सहमत हैं। चलिए, इस कंडीशन में क्या होगा? वही चीज़ कि इनर्शिया फोर्स का सडन ट्रांसफर नहीं लेता है, सडन ट्रांसफर नहीं होता है, बीच में ब्लॉक लगा है। जब आपको धीरे धीरे पुल कर रहे थे तो इसका मतलब जो फोर्स लगा रहा था यहाँ गया, इसमें टेंशन प्रोड्यूस किया, धीरे धीरे पुल कर रहा था, टाइम है अच्छा खासा, धागे को ब्रेक होने से पहले वो पुल ट्रांसफर हो गया किसमें? बी में। तो अब जाके कौन सा वाला टूटेगा? बी टूटेगा। तो इनर्शिया कौन सी वाली आ गई इसमें? मोशन से रिलेटेड। अब दूसरा एग्जांपल, पकड़ा, हाथ का मूवमेंट देखिएगा, कौन सा टूटेगा? अब तो ए टूटेगा, बी ऑप्शन हो गया। क्यों? झटका दिया, बीच में मास है, ये इनर्शिया बियर कर रहा है, तो फोर्स का सडन ट्रांसफर नहीं लेगा, और ले भी लेगा तो ऊपर ट्रांसफर नहीं करने लगेगा, है ना। तो सारा का सारा फोर्स धागे ए पर लगेगा। बहुत पहले नीट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस, नीट तब होते ही नहीं था, मेडिकल इंटरेस्ट दूसरी तरह से कराया था, यस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आया करते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ यूट्यूब चैनल्स, ढेर सारे ऑनलाइन मटेरियल, स्टडी मटेरियल अच्छे मिलने लगे, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है। आगे आने वाले सालों में भी बढ़ता चला जाएगा स्टैंडर्ड। तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते थे जिनको स्टूडेंट्स ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर पाया करते थे, लेकिन अब तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में सोचिए ही मत, ठीक है ना। तो इसमें आपने समझ लिया कैसे फोर्स ट्रांसफर। मैं समझता हूँ इनर्शिया के बारे में सारा कुछ बता दिया। कोई क्वेश्चन इनर्शिया का हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? अच्छा, तो इसके बाद हम लोग लेंगे, इनमें से कोई पॉइंट क्लियर करना हो तो हम लेंगे फोर्स का कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस का मतलब है कि उनमें डेटा नहीं होता है, लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकल की। तो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्ट की पकड़ और उस कंसेप्ट से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की पकड़, उस पर स्ट्रांग होना चाहिए। एक बदलेगा दूसरे कैसे बदलेगा, दूसरे के साथ पहला कैसे बदलेगा, है ना, उतार चढ़ाव कैसे होगा। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में क्या होता है? क्वांटिटेटिव में डेटा दिया है, कोई स्ट्रक्चर है या फिर सिंपल डेटा दिया है और उसको सॉल्व करके आपको प्रॉब्लम को उसका हल निकालना है। तो क्वालिटेटिव के लिए कंसेप्ट की पकड़ होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव में कंसेप्ट तो होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड थिंकिंग उसमें होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं फोर्स के कंसेप्ट। तो इस तरह से आपने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो पूरा समझ लिया, जो सिर्फ एनर्जी ऑपरेशन करता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अच्छा, कई स्टूडेंट्स इसको इस तरह से कहते हैं कि जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, नहीं, बाह्य बल हमेशा कॉन्सेप्ट है एफ एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के बाहर से जनरेट हो रहा है उसकी बात होती है, ठीक है। पानी में आपने कोई एक बॉल डाल दी तो वो नीचे की ओर ड्रिफ्ट करने लगेगी, धीरे धीरे जो वाटर का रेजिस्टेंस होगा वो उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, ग्रेविटी उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। द्रव अगर गाढ़ा है तो एक कंडीशन में जाके वो रुक भी जाएगा,
है ना। इसी तरह से एयर का रेजिस्टेंस है, तो ये सब रेजिस्टेंस बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्स हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लो, केवल फोर्स की बात नहीं करती है, फोर्स बाहर वाली नहीं, इंटरनल की बात करता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कॉन्सेप्ट इस पर, फोर्स के कॉन्सेप्ट पर। जब फोर्स का कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे उसके बाद हम लोग आएंगे न्यूटन सेकंड लॉ में। जल्दी से देखते हैं फोर्स बताइए क्या है, फोर्स क्या है, कौन फोर्स को डिफाइन करेगा। कुछ ही देखिए, क्वेश्चन पूछते समय ऐसा नहीं कि आप किताबों में रटी हुई डेफिनेशन दें। अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट को समझ चुके, तो आप अपने शब्दों में कुछ बताने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई आपसे सिंपली पूछे, इंटरव्यू जा रहे हैं तो फोर्स क्या है, तो अगर रटी हुई डेफिनेशन बता दो तो उतना अच्छा नहीं समझा जाता है। अगर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देकर बता दो, एग्जाम्पल देकर बता दो, तो वो अच्छा होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारे आगे कोई खड़ा, अगर हम उसको फोर्स बल लगाएंगे तो उसे फोर्स कहते हैं। धक्का अगर ये देते हैं। बैठी है तो हम इसको बल लगा रहे तो फोर्स है। देखिए पूरा एग्जाम्पल देके समझा दिया। हम लोग पढ़ते रहे 9th में कि बल व धक्का या खिंचाव है जो परिवर्तन कर देता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही हो गया, वहीं से हमने सीखा कि फोर्स क्या है, लिखते चले जाओ, पुश या पुल, किसी को धक्का दे दिया और खींच लिया। अब एक चीज जैसे आपने कही थी कि जो उसकी गति में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे, पता नहीं क्यों ऐसा बताया जाता है, लेकिन हमेशा स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इस डस्टर को मैं 5 न्यूटन बल लगाकर खिसका सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पर धक्का केवल 3 न्यूटन का लगा रहा हूँ तो ये स्थिति में परिवर्तन होगा ही नहीं। इसका मतलब बल लग रहा है, धक्का तो लग रहा है, खिंचाव भी लग रहा है, 3 न्यूटन से खींच रहे हैं, मतलब जबकि इसको खिसकने के लिए चाहिए 5 न्यूटन, तो खिसकेगा नहीं। तो चाहे धक्का दें चाहे खिंचाव करें, लेकिन उसकी स्थिति को परिवर्तित करने से कम बल लगा रहे हैं तो परिवर्तन नहीं होगा। हाँ बता दें। तो पहला तो हो गया पुश या पुल है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी अच्छी तरह से पढ़ी है, एक बार जब रिवाइज कर लो वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें तो वेक्टर का स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर। हाँ जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो उसका हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन का मतलब क्या है, दिशा ही ना हो। नहीं डायरेक्शन का तो हिंदी दिशा हो गई, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाना, मतलब कि दिशा प्रदर्शित करते। हाँ उस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज किस डायरेक्शन, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी का बदलाव जो है वो किस ओर हो रहा है, वो उसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। तो पुश या पुल हो गया, सेकेंड हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पुश हो गया, पुल हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ, ये बताइए, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जीवित वस्तुएं और लिविंग एंड नॉन लिविंग, हाँ लिविंग नॉन लिविंग जो पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या दोनों फोर्स एडजस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ लिविंग पर्सन जैसे आपने किसी को धक्का दिया खींच लिया, तो बताइए लिविंग ही केवल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं या नॉन लिविंग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, पक्का है। तो ये भी कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग, और आगे अपनी भाषा में लिखिए बोथ कैन एक्सर्ट फोर्स। फिर इसके बाद एग्जाम्पल, आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा। एग्जाम्पल तो कोई डस्टर रखा था जिसको मैंने पुश कर दिया, ये फोर्स लग रहा है, और पकड़ के खींच दिया, पुल कर दिया तब भी फोर्स लग रहा है, दरवाजा बंद है धक्का दे के खोलो या खींच कर खोलो, है ना, टेबल है इसको धक्का दे दो खींच लो, ये सारे फोर्स पुल के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, अच्छे से आपको मालूम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। नेक्स्ट लिविंग नॉन लिविंग,
लिविंग तो अभी मैंने सारे एग्जांपल दिए अपने खुद के। मिस्टर को किसका नाम है, किसका नाम दवाई को लिविंग, मैं लिविंग हूँ, आप सभी लिविंग हैं। नॉन लिविंग का एग्जांपल दीजिए। नॉन लिविंग का एग्जांपल तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, सर दोनों स्टूल को एक साथ खिसका देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। आपस में मिला के रखें। हाँ मतलब एक स्टूल एक उसके पीछे उसको धक्का देके वो कर दे तो लेकिन धक्का आपने दिया है। अर्थ हो गई। हाँ देखो यहीं पर एग्जांपल देखा है आपको, ये डस्टर रखा हुआ है ना, तो ये टेबल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कर रहा होगा। इसका मास m, वेट mg, तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये डेली मैंने ली फोन, इसका मास m। अभी हमारा हाथ कोई बल अनुभव नहीं कर रहा है। आप आंख बंद करो, ठीक है, और कोई अगर आंख बंद आप किए और कोई चीज़ हाथ पे रख दे तो आपको लगेगा कि नीचे को फोर्स लगा है, ठीक है। रख दिया, फोन रखा हुआ, जब तक रखा रहेगा ऐसा लगेगा कि ये हमारे हाथ को नीचे की ओर पुश कर रहा है। क्यों? W/mg पुश कर रहा होगा। कैसा है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड लॉ पे। फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे, मोमेंटम और क्लियर कर लेते हैं, और एक्सेलरेशन टर्म भी आएगा तो उसको क्लियर कर देते हैं, फिर लॉ पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ये मोमेंटम पर, और मोमेंटम में हम कौन सा वाला? लीनियर। लीनियर का मतलब रेखीय संवेग, है ना, लीनियर। मोमेंटम क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला सिंपली E बराबर m into v। सर इसको लिनियर मोमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संवेग, संवेग। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इस पर हम वेक्टर लगा दें। लेकिन हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनमें एरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरो लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। बस जूम करके समझ लीजिए वेक्टर। राइट हैंड साइड मास कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसके ऊपर साइन नहीं लगाएंगे वेक्टर का। वेलोसिटी आपको मालूम है, वेलोसिटी और स्पीड दो चीजें होती हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी बदल रही हो। सोचिए। स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी बदल रही हो। स्पीड मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी बदल देगा ना। तो जैसे सर्कुलर मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि अगर आप आधे मोशन का देख लो, पाई आर चला है ना, और कितने समय में चला, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, पाई आर बटे टी निकाल लोगे, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो एक बार जा रहा था यहाँ ऊपर, यहाँ जा रहा था नीचे, या कंप्लीट साइकिल निकालोगे तो 2πr/t स्पीड हो गई। वेलोसिटी कितनी निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। जहाँ से चला था एक चक्कर लगा के वहीं पे आ गया, 0 बटे टी 0, तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो ऐसा एग्जांपल था जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल। उल्टा था जहाँ पर स्पीड वेरिएबल हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। सर्कुलर मोशन तो एग्जांपल उसका था जो आपने बताया, स्पीड चेंज, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल। जैसे अगर सर हम कार से सीधा जाएंगे तो उसमें वेलोसिटी तो वही रहेगी। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन स्पीड उस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगे लीनियर मोशन में। अब आपको प्रॉब्लम वो सोचनी है जिसमें कि स्पीड चेंज हो रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट है।
स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हमने कहा स्पीड चेंज हो वेलोसिटी चेंज हो, स्पीड अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। जब अगर इसमें से हम डायरेक्शन निकालते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन निकाल दो तो क्या बन गया स्पीड, और अगर स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो पूरी वेलोसिटी चेंज हो गई। मतलब स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो ही जाएगी। हम स्पीड चेंज करके वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कर सकते, इसलिए यूनिवर्स में कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें कि स्पीड चेंज हो और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मोमेंटम पहला हो गया, वेक्टर हो गया। और देख लीजिए एक पॉइंट ये नोट करिए, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन सिंपली कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in the body, quantity of motion contained in the body। अभी हम जब सेकेंड लॉ का फार्मूला बताएंगे तो एक चीज और बताएंगे, अभी आप नोट कर लो। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम, बॉडी मूवमेंट, force to stop object in unit time, force required to stop the body in unit time। ये कहाँ से आया इसको मैं आपको बताऊँ। एकांक समय में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर कहा जाए कि एक सेकेंड में इसको रोकना है तो जितना बल लगाना पड़ेगा एक सेकेंड में रोकने के लिए, वही उस बॉडी का मोमेंटम होता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा तेज चल रही होगी तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी वही हमारा मोमेंटम। नेक्स्ट अगला पॉइंट नोट कर लो, पांचवा यूनिट। यूनिट क्या होगा इसका, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। अब थोड़ा ये धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ आने लगी होगी, थोड़ा स्पीड सीखेंगे तो 1.5 घंटे में कंप्लीट होने सारे लोग जाता है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होगा m l और इसका d माइनस, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम पर विचार करते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ पे आएंगे। P = mv फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अगर कोई बॉडी एक सिंगल बॉडी में ले, उसको मास कांस्टेंट रहेगा हमेशा, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस बॉडी को अलग अलग वेलोसिटी से मूव कराते हैं। तो आपने काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे बहुत सारे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो यहाँ पर भी देखिए मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ कैसा है। अगर m बराबर कांस्टेंट, नोट करते चले नंबर 1, इफ ए बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, अगर कोई बॉडी अलग अलग वेग से मूव करती है तो कोई बॉडी का मतलब एक ही रही होगी, मीन्स m कांस्टेंट। तो देखिए बहुत इजी है, अगर हम x एक्सिस पर v ले लें और y एक्सिस पर p ले लें, तो p किस पर है, y एक्सिस पर, v किस पर, x एक्सिस पर, तो ये y बराबर mh टाइप का एक समीकरण आ रहा है जी, और y बराबर mh एक लाइन होती है क्योंकि ओरिजिन से प्लस c करते हैं तो c बराबर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, तो m बराबर कांस्टेंट, ठीक है। आपने जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ लिखिएगा कि कोई बॉडी अगर अलग अलग वेगों से गति कर रही है तो मोमेंटम और वेलोसिटी का कैसे होता है। नंबर 2, अब दूसरा पॉइंट
फॉर डिफरेंट बॉडीज मूविंग सेम वेलोसिटी, बॉडी कई सारी हैं, 1 2 3, ये V1 से जा रही है, V2 से जा रही है, V3 से जा रही है, तो अब कांस्टेंट क्या हो गया, सॉरी सेम वेलोसिटी का मतलब 3 अलग अलग मास, इसमें भूल गया होता, M1 M2 M3 जी तीनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ओके। तो वेलोसिटी कांस्टेंट m वेरी कर रहा है, तो m को हम ले लेंगे x एक्सिस पर, ठीक है। और ये p, देखो इस वाले इक्वेशन में m कांस्टेंट है और p के बीच प्राप्त चाहिए, आप जानते हैं ये m क्या होता है, यहाँ पे मास या ये स्लोप एक ही चीज होती है, तो इसका जो tan थीटा होगा b एक्सिस के साथ वही इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो m बराबर क्या होगा, tan थीटा। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बॉडीज थी और उनके मास भी अलग अलग थे, लेकिन सेम वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं ना, p बराबर v इंटू m, m हमारा x एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा है, p y एक्सिस को कर रहा है, तो स्लोप आ गया p कांस्टेंट, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जहाँ पर v इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दो कंडीशन हो गई, सेम बॉडी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट मास मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो उनके ग्राफ इस तरह। अब वेरिएबल यहाँ पर 3 है, एक बार मैंने m को कांस्टेंट लिया, एक बार v को कांस्टेंट लिया, अब हम किसको p को कांस्टेंट लेंगे, p को कांस्टेंट लेने के लिए दो बॉडी कंसीडर करें। मान लिया पहली बॉडी जिसका मास m1 है और वो v1 वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, v2 वेलोसिटी से जा रही है, इसका मोमेंटम कितना हो गया, p1 इक्वल टू m1 v1, इसका कितना हो गया, p2 इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट क्या करना है, p कांस्टेंट p का मतलब हमने मान लिया p1 बराबर p2 बराबर p, तो यहाँ हम कह सकते हैं m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, या कहें m1 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1, इनवर्स रिलेशन आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि m प्रोपोर्शनल टू 1/v या v प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। v अगर कांस्टेंट है, इसको mv इक्वल टू c प्रोपोर्शनल टू 1 मान सकते हैं, और कांस्टेंट लेंगे तो p आ जाएगा m इक्वल टू p। अगर हम ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचिए, ऐसा लिखना है mv इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p का होल स्क्वायर, तो गलत तो नहीं है, नहीं ना। और ये एक आपने समीकरण पढ़ा होगा xy इक्वल टू c स्क्वायर, ये पढ़ा है, किसका समीकरण होता है बताइए, ये जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, xy इक्वल टू c स्क्वायर। अब बेटा मैथमेटिकल स्टूडेंट रहे हो या मैथमेटिकल स्टूडेंट जानते होंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय अतिपरवलय का समीकरण होता है, तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, इसको बता दें यहाँ पे, कोई भी x एक्सिस ले लो, मान लो कि m ले लिया, और इसको ले लो y एक्सिस पे b। अब की बार p कांस्टेंट था, पहली दोनों बार तो स्ट्रेट लाइन बनी, लेकिन अब की बार mp इक्वल टू स्क्वायर रूट p का होल स्क्वायर, mp इक्वल टू c, जहाँ c बराबर स्क्वायर रूट p, तो कुछ समकोणीय अंतर में क्या होता है, ऐसा जो y एक्सिस पे अनंत पे मिलता है और x एक्सिस पे भी अनंत पे मिलेगा, तो ये बराबर, ये जो फॉर्मूला होगा इस पर p बराबर कांस्टेंट,
कि अंडर रूट पी बराबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ पी कांस्टेंट होगा तो पी भी कांस्टेंट होगा। तो ये इस तरह का स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम थोड़ा स्टार्ट करने से पहले फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। फोर्स नेचर में पूरे यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्स हैं। कौन कौन से? चाहे तो बोल करिए ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, सब लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो सभी लोग परिचित हैं। न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय बल, नोट करते हो, याद रहेगा। और ये बहुत रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है कि विज्ञान और आध्यात्म एक ही बात बताते हैं। वो भी कहते हैं कि बल एक ही प्रकार का होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते हैं। और अध्यात्म भी कहते हैं ईश्वर एक है, मतलब वही तो सारी सृष्टि का संचालन होता है। तो माना जाता है कि आप लोग जानते हैं कि बिग बैंग के साथ शुरुआत हुई थी हमारी यूनिवर्स की। तो पहले फोर्स नोट कर लें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ही कहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है, लेकिन कुछ यूनिवर्स में कंडीशंस ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, ठीक है, बिना न्यूक्लियस के। वो कंडीशंस होती हैं न्यूट्रॉन स्टार वगैरह में, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स कहना चाहिए। किताबों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लिखते हैं, वो गलत होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स। चौथा वीक फोर्स। 4 प्रकार के बल, ठीक है। बिग बैंग के समय माना जाता है कि चारों बल एक ही थे, और जैसे जैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता गया ये बल आपस में सेपरेट होते गए। और 10 टू द पावर -43 सेकेंड, 10 टू द पावर -43 सेकेंड, बहुत छोटा समय था। इतने समय में ही बदल गया। बिग बैंग होने के 10 टू द पावर -43 सेकेंड में सब कुछ बदल गया और फोर्सेस आपस में सेपरेट हो गए, यानी कि 10 टू द पावर -43 सेकेंड के लिए वो यूनाइट थे। और आगे भी हम लोग यूनिफिकेशन का काम कर रहे हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे बड़ा काम इस पर किया था, लेकिन वो फाइनली जब तक उनकी डेथ हुई वो कंप्लीट काम नहीं कर पाए थे। आगे वैज्ञानिक करते रहते हैं, उनको ढेर सारे नोबेल प्राइज मिल गए, लेकिन अभी भी यूनिफिकेशन हम नहीं कर पाए फोर्सेस में। एक चीज़ और बीच में मैं थोड़ा सा मिस कर गया था बताने को, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैटेगरी जो फोर्सेस की है इनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है। तो या तो धक्का दे तो या खींच लो, धक्का देंगे खींचना पड़ेगा तो हम उसको कहीं ना कहीं छू रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा लगता है कि बल लगाने के लिए कांटेक्ट जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लाओ, आप मैग्नेट के दोनों पोल एक जैसे लाओ, ऐसे ऐसे तो एक दूसरे को रिपेल करता है। एनएस लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस सेंटर पर है, इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत उसके चारों घूम रहा है, बांधे हैं उसको, तो फोर्स हो सकता है। अब बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड कर रही है, सपोज ये डस्टर स्लाइड कर रहा है, ये बताइए कौन सा फोर्स यहाँ पर? फ्रिक्शन फोर्स पता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। आप लोग बताइए। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों? 2 आवेश हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? आकर्षण होगा। तो क्या एक दूसरे को छू रहे हो? अगर एक घंटे की दूरी पर
नहीं छू रहे ना, फिर भी उनके बीच बल लग रहा है, तो कौन सा होगा? नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और देख लो जो आगे हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, इसलिए मैं डिस्कस करेंगे। कोई बॉडी रखी हुई है तो सिंपली हम डायग्राम बनाते हैं, इसका अगर 5 है तो इसके वेट को हमेशा हम डाउनवर्ड ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हर वस्तु को पृथ्वी अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो ये सेंटर की ओर हो जाता है। तो इसको दिखाते हैं W=mg। क्लियर? अभी न्यूटन का थर्ड लॉ हो गए तो उसको वहाँ बताएंगे। सर नॉन कंडक्ट क्या होता है? रिएक्शन में लगता है। सर नॉन कंडक्ट क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? देखो कांटेक्ट फोर्स का मतलब बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। तो हमें ऐसा लगता है कि धक्का देने के लिए, खींचने के लिए हमें किसी चीज़ को छूना पड़ेगा, तो छूना पड़ रहा है तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। लेकिन क्या बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। दो चुंबक आप ले लो, चुंबक को चुंबक से टच नहीं कराओगे फिर भी एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो यहाँ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब टचिंग नहीं हो रही दोनों चुंबक की, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है और ये गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, घूम रहे हैं। क्या सूर्य पृथ्वी को छू रहा है? चंद्रमा पृथ्वी को छू रहा है? नहीं छू रहा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो वेट नीचे की ओर वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर लगेगा, और नॉर्मल क्या है यहाँ पर इक्वल और अपोजिट है। जितना W है उतने W बराबर N, यानी N बराबर W। अब यहाँ से थोड़ा सा सीखो कॉन्सेप्ट डेवलप करना। क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा W के बराबर होगा? हमेशा W के बराबर होगा? ये कोई मेज, ठीक है, ये बोर्ड था इतनी मोटी मेज, ठीक है, ब्लॉक को रखा है, W नीचे और सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लगा है। अब दूसरी सिचुएशन कंसीडर करो, टेबल को मैं तिरछा कर देता हूँ, ठीक है, ये और ब्लॉक रखा हुआ ये इस तरह से रखा है कि अभी ये फिसल नहीं रहा है। डिस्टर्बेंस का हल्का सा टेबल उठा दो तो ये फिसलेगा नहीं, एनर्जी एक्टिवेट होगा। इसका वेट कहाँ जाएगा? हमेशा नीचे की ओर। तो जब भी डायग्राम बनाए इसको तो भूलना ही नहीं है, W बराबर mg नीचे रहना। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। अब क्या होगा? सरफेस ये है और 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल जाएगा ये। तो अब इसके अपोजिट, तो हमें इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो n cos थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है अब n और mg या W आपस में बराबर नहीं होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बराबर नहीं हो सकता है। इनके अलावा कोई और तीसरी सिचुएशन है, कोई कंसीडर कर लो, जिसमें एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं आपको जिसमें कि मूविंग ऑब्जेक्ट है और कभी नॉर्मल बराबर हो रहा है, कभी नहीं बराबर हो रहा है। कभी mw बराबर हो जाता है, कभी mw बराबर नहीं होता है। तो सोच सकते हैं आप लोग ऐसी सिचुएशन। सर जैसे कि ये m इक्वल टू mg दिए तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या बेटा? ये m इक्वल टू mg दिए तो इसका मतलब इसको ऐसा समझ लो, ये डस्टर मेज पे रखा है, इसका द्रव्यमान m है। m में अगर हम g गुरुत्वीय त्वरण g, जिसको हम 9.8 या सिंपली 10 लेके, अभी सिंपल प्रॉब्लम में हम 10 ही लेके सॉल्व करेंगे, वैसे 9.8। तो m इंटू जी, इसका वेट मतलब भार, तो भार W बराबर इसका मास इंटू जी, ठीक है। जब ये नीचे रखा जाता है टेबल में, ऐसे तो पता नहीं लग रहा है टेबल क्या बताएगी, हम हाथ पे रखते हैं, हाथ पे रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमें नीचे प्रेस कर रहा है, तो W बराबर नीचे प्रेस कर रहा है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ से इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होगा, ये नीचे प्रेस कर रहा है तो हाथ इसको ऊपर की ओर प्रेस कर रहा होगा, तो इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले फिगर में नॉर्मल रिएक्शन बराबर है, तो नियम क्या होता है कि वेट
का डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस में रखा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो दूसरी वाली सिचुएशन में सरफेस का नॉर्मल दूसरी डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए एम की दिशा बदल गई, इसलिए अब एम एम जी के बराबर नहीं रहा, वहाँ पर बराबर था, यहाँ बराबर था। एक चेंजिंग सिचुएशन देखिए, एक हमने कर्व सरफेस ले लिया, कर्व सरफेस, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक बॉल है और बॉल इसमें लगातार रोल कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखिए जब यहाँ पर आ रही होगी तो W बराबर mg और m ये आपस में बराबर होंगे। जब यहाँ पहुँच जाएगी तो W बराबर mg ये लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा होगा। जब यहाँ पहुँच जाएगी तो W इक्वल्स टू mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन लगातार उसका डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स है, तो लगातार देखिए चेंज हो रहा है। तो इसमें रोलिंग बॉल है, ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा बदल गई। एक डायग्राम ड्रॉ करके भी आप अपनी मेमोरी के लिए रख लो। अब फटाफट न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा ये बताता है, अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन ए है, तुरंत जानते हैं सभी लोग, एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वस्तु फाइनली कहाँ पहुँच गई और कहाँ से चलना शुरू किया था, दोनों के बीच की दूरी, दिशा सही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम पर यूनिट टाइम निकालेंगे तो वो वेलोसिटी होती है, यानी कि वेग। और बायो के स्टूडेंट थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वेलोसिटी बन जाता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन बन जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं d/dt और dx/dt, है ना, या a=d2x/dt2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव जो होता है वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। और अगर त्वरण डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसी को गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। वो कॉन्सेप्ट अलग जो आएगा तो हम बनाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु की m छूना नहीं पड़ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगा के छू नहीं रहे, जैसे कि मैग्नेट पास लाओ, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे फिर भी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसी तरह से दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ये भी आपस में कूलॉम लॉ ऑफ फोर्स आपने पढ़ा 1.4 Q1Q2/r², इससे रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो बिना टच किए हुए करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्सेस दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने स्पीच में बताया आपको चलेगा कि कोई सरफेस है, इसमें मास m रखा हुआ है, इसका वेट हमेशा एक्शन करेगा नीचे की ओर, W=mg, आप लोग जानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ से इसका रिएक्शन ऊपर की ओर जनरेट होगा m। इसके बाद n और mg आपस में बराबर होंगे, m बराबर w। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कभी नॉर्मल रिएक्शन बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर इसी टेबल को हमने तिरछा कर दिया, W तो हमेशा नीचे लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे नॉर्मल लगेगा। तो अब अगर हमें W के अपोजिट लेना है तो इसका घटक लेना पड़ेगा क्षैतिज घटक, n cos थीटा, है ना, क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कुछ इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को अब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो इस लाइन से ये थीटा एंगल पर जा रहा है नॉर्मल, तो
इस डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा। देन इन दैट दिस सिचुएशन w इक्वल टू n cos थीटा होगा, नॉट w इक्वल टू mg नहीं होगा, n cos theta n इक्वल टू mg नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन मैंने बताई जहाँ पर वेरी कर रहा है, एक कर्व सरफेस है जिस पर एक बॉल है वो रोल कर रही है, इधर जा रही है इधर जा रही है, ठीक। यहाँ पे आप बॉल रख के छोड़ दो, यहाँ तक आएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे रोल करेगी ना, जिस समय मिडिल से निकल रही होगी उस समय डाउनवर्ड इसका W लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। अगर मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं हो तो नॉर्मल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लगेगा। जब यहाँ पर होगी तो नॉर्मल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहाँ होगी नॉर्मल का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में तो केवल बीच वाली सिचुएशन को छोड़ के और ये बॉल कहीं भी होगी उस समय इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर नहीं होगा और सारी कंडीशन में वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। ये इतना मैंने इस नीचे बताया। अब आप देखिए न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू m इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, उसका मास m है, ठीक है, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जा रहा है तभी ये एक्सेलरेशन इसमें आया, ठीक है। F एक्सटर्नल इक्वल टू m, ठीक है। अब कौन स्टूडेंट बताएगा इसका न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट? फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बताइए बताइए। कोई बात नहीं, अगर हम ये मान लो कि बराबर 0 तो क्या होगा? F एक्सटर्नल इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, एक्सटर्नल वाले की अगर हम इसको नेट लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नेट क्या होता है? नेट का मतलब कुल बल यानी कि टोटल फोर्स है। F टोटल कह लो या F नेट कह लो ज़्यादा अच्छा। एग्जांपल ये ले लो, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब है उसको उस पर कोई भी जितने भी बल लग रहे हैं तो नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में उस पर नहीं लग रहा है, मतलब नेट फोर्स नहीं लग रहा है, 0 है। इस बॉडी पर मैंने 5 न्यूटन का बल इधर लगाया, 5 न्यूटन का इधर से लगा दिया, दोनों तरफ से लगा रहे हैं। अब ये ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। तो अब ये डायरेक्शन देखिए, ठीक है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F1 माइनस F2, 5 माइनस 5 0, F एक्सटर्नल 0 नहीं मूव कर रही है, ये बराबर 0, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी में त्वरण नहीं होगा, ठीक है। दूसरे अर्थों में कहा गया कि हम मास का कोई पिंड अगर ए एक्सीलरेशन से गति कर रहा है तो इसका मतलब है उस पर नेट फोर्स F कार्य कर रहा है। इसी का दूसरा स्टेटमेंट और होता है, देखो आप फोर्स भी पढ़ चुके हो, आप मोमेंटम भी पढ़ चुके हो, इसीलिए अब सेकंड हो गया है। दूसरा होता है कि F नेट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है dp/dt कहो या डेल्टा p/डेल्टा t कहो, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लिया कि किसी बॉडी का जब चलना स्टार्ट किया था उसका मोमेंटम pi था, I फॉर इनिशियल, और जब कुछ समय बाद जहाँ मेजर कर रहे हैं pf हो गया फाइनल, तो मतलब pf माइनस pi डिवाइडेड बाई d2 माइनस d1 डेल्टा t। कुल मिला के अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम बिटवीन द मेजरमेंट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। The moment where we studies or measured the initial momentum and final momentum, इनके बीच का इंटरवल जो होगा वो डेल्टा टी होगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर किसी बॉडी चलती हुई बॉडी को नेट फोर्स लगा कर रोका जाए तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाए गए बल के बराबर होगी। ये न्यूटन का। अब
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछ लीजिए। सर इसको एक बार और बता दीजिए हिंदी में। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, F बराबर dp/dt। ये डायग्राम इसलिए मैंने बताया कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और छूट रही कोर्स में, टेंशन। टेंशन को भी पहले समझ लो। एक प्रॉब्लम कर देंगे। टेंशन क्या है? टेंशन है तनाव। हर किसी की टेंडेंसी क्या होती है? टेंशन नहीं लेना चाहते, है ना? यानी टेंशन को दूर भगाना चाहते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होता है। टेंशन की बात कहाँ आती है? जहाँ पर कोई रस्सी या धागा होता है। तो बहुत सिंपल एक फिगर समझो, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ से हमने एक धागा बांधा हुआ है और ये कोई ब्लॉक लगा दिया एंड, ठीक है? ये धागा यहाँ बंधा है, यहाँ बंधा है। तो इस धागे में टेंशन का डायरेक्शन क्या लिखेंगे? याद रखो, हर कोई टेंशन को दूर भगाने की कोशिश करता है। जहाँ पर धागा बंधा हुआ है मास से और दीवार से, ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है? अब ये पॉइंट ऑफ एक्शन, धागे में तनाव होगा तो इससे दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो दूर का मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ एक्शन, ये कहेगा तनाव हमसे दूर जाए, मतलब ये नीचे की कोशिश करेगा। तो जहाँ पर भी पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं उनसे दूर की ओर डायरेक्शन होता है। और कई बार आपने डायग्राम देखे होंगे, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जब किसी स्ट्रिंग में कोई टेंशन का डायरेक्शन होता है तो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा, अंदर की। ऊपर से भी नीचे की ओर, ऊपर वाला पॉइंट कहेगा टेंशन दूर, नीचे की ओर भेजेगा। नीचे वाला पॉइंट कहेगा हमसे टेंशन दूर, ऊपर की ओर भेजेगा। मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, याद रहेगा ना? तो नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, टेंशन का कॉन्सेप्ट, तो न्यूटन लॉ पूछेगा। एक क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग करते हैं, एग्जांपल सबको समझने की कोशिश आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट मालूम है? ए और बी दो वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये डॉट है, ये डॉट से फिट नहीं होगा, ठीक? सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर। अब इसको समझेंगे कैसे? ये टेबल है, ठीक है? ये ओरिजिन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और इसका परपेंडिकुलर ये। ऊपर भी नीचे भी। अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर नीचे भी तो हो सकता है। जी। एंड किधर हुआ? माइनस डायरेक्शन ये वाला है, ये वाला? ऊपर वाला ऊपर। अब इसके लिए राइट, यस, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे? ए से बी की ओर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको दिया जाए कि x दिशा में मोमेंटम px इक्वल टू cos t और y दिशा में मोमेंटम प्रॉब्लम दिया sin t है, ठीक है? कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम x कंपोनेंट इतना, y कंपोनेंट इतना, और प्रॉब्लम आपको दी गई है कि P एंड F, मतलब इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा के बीच का एंगल बताइए। कोई इस प्रॉब्लम को कर सकता है कि मोमेंटम के कंपोनेंट दिए गए और फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल निकालना है। प्रॉब्लम कोई समझिए, अब पार्टिकल
particle is moving with the momentum components px equal to cos t, py equal to sin t. Find out the angle between the momentum and the force acting on the particle. सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे। अभी तो मैं px py बोलूँगा, p तो मालूम है, तो p बराबर क्या होगा, px i कैप प्लस py j कैप, लिख लो, p इक्वल्स टू cos t i कैप प्लस sin t j कैप, ठीक है, ये तो पूरा इक्वेशन आ गया, हमें 1 आ जाएगा। अब f निकालना पड़ेगा, जब तक f नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे एंगल। f निकालने का तरीका f बराबर dt अपॉन dt, डिफरेंशिएशन आता है आप लोग को थोड़ा बहुत पता लेते हैं। तो f निकालो, f इक्वल्स टू, जब यहाँ वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि i का कहता है f इक्वल टू dt ओवर dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो, cos t माइनस sin t i कैप प्लस cos t j कैप, ठीक है, ये बात आ गया, क्लियर। ये प्रॉब्लम इसलिए बना रहे हैं, इससे धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही कि जो आप अपने कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हो, तो एकदम से अगर हार्ड प्रॉब्लम्स बता देंगे तो ग्रेस्पिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब क्या किया, हमें निकालना है, क्या निकालना है, एंगल f और p के बीच का एंगल करेंगे, मॉड ऑफ f मॉड ऑफ p एंगल cos थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ना तो एंगल निकालो, cos थीटा इक्वल टू f डॉट p डिवाइड बाई मॉड ऑफ f मॉड ऑफ p, यहाँ तक क्लियर। निकाल पाओगे, f ये दिया p ये दिया, निकाल क्या होगा बताओ, आपको तो मालूम पड़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट निकालना, माइनस sin t। देखो ऐसा होता है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो वेक्टर a दिया गया है 4i कैप प्लस 5j कैप और वेक्टर b दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, और हमें अगर a डॉट b निकालना है तो ये होता है i के कंपोनेंट का गुणा कर दो, 4 गुणे 3, ठीक है, और प्लस j कंपोनेंट का गुणा कर दो, 5 गुणे 4 के 12 और 10 22। यह जनरल क्वेश्चन अगर मैं लिख के समझाऊं आपको तो ये कहीं नोट कर लो, काम आएगी जो बायो वाले स्टूडेंट हैं। अगर मान लो इस तरह से दिया हो, a बराबर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b बराबर b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, आपने निकाली 90 डिग्री, वेरी गुड। तो ये आप इसको लिखेंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, इससे निकल आएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस cos t sin t, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस cos t इंटू sin t और प्लस sin t इंटू cos t, प्लस sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ f मॉड ऑफ t, है ना, ऊपर sin cos, तो cos थीटा बराबर 0 और 0 किसका मान होता है, cos π/2, यानी थीटा इक्वल टू π/2 cos, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ भी आ सकती है, 3 डायमेंशन में भी आ सकती है, आपको pz भी कंपोनेंट दे सकते हैं। अब आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, आपको ब्रेन में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपके सेकंड्स होंगे वहाँ आंसर देने के लिए, है ना। तो
आप ऐसे बार बार लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि कॉस थीटा एफ और पी का डॉट प्रोडक्ट होगा। और इसको नहीं लिखना, आपको मालूम है एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन का, तो तुरंत दिमाग में आ गया माइनस साइन कॉस प्लस का साइन कॉस, इनको जीरो हो रहा है, तुरंत आपने दे दिया 0 × 90। कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कैलकुलेशन करने बैठ गए तो 4 क्वेश्चन का टाइम निकल गया, बस ये कैलकुलेशन कट गया। तो प्रैक्टिस हमें करनी, 2 चीज़ें ध्यान रखें, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप दोनों चीज़ें अटेंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करोगे, हम एक्यूरेसी पे फोकस करें, एक्यूरेसी पे हम फोकस कर रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे हैं। जब इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तब स्टेप को जंप करके सॉल्व करो। एक किया, अगर लिखना पड़ा तो एक चीज़ लिखी, दूसरी ब्रेन में कैलकुलेशन, तीसरा लिखा, चौथा ब्रेन में कैलकुलेशन, डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पहले स्टेप लिखी, सीधे फाइनल आंसर आ गया। और बहुत एडवांस हो जाओगे तो क्वेश्चन देखा नहीं, बस आंसर पर टिक हो गया है। ठीक है, इतना फास्ट करना है। तो स्पीड बाद में मेंटेन करना है, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। और मास्टरी आपको करनी है स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्पीड प्लस एक्यूरेसी नहीं है तो बेकार, अगर स्पीड है एक्यूरेसी नहीं, सब गड़बड़ हो गया। एक्यूरेसी है स्पीड नहीं, धीरे धीरे करना, 100 की जगह 50 क्वेश्चन कर पाए तो तब भी बेकार। स्पीड भी एक्यूरेसी भी हमेशा ध्यान रखो, हर सब्जेक्ट में, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, आपको बायोलॉजी में सभी स्पीड एक्यूरेसी लिखना है। सर ये थीटा बराबर क्या लिखा है? थीटा बराबर पाई या 90। आपको टेबल भी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ज्योमेट्रिकल टेबल याद कर लो, साइन 0 का मान 0 होता है, कौन मान कितने क्या होते हैं, वो सारे याद कर लो। कुछ मान और अगर बताने की जरूरत पड़ेगी, साइन 37 का हुआ, कॉस 37 का हुआ, साइन 53, कॉस 53, इनके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। समय बता देंगे, बता दें टाइम 2-4-5 मिनट का है, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए एक प्रॉब्लम आपको करके चाहिए। टी बराबर 4t² + 3t + 5। ठीक है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है। t = कोई भी ले लो, 1 सेकेंड ले लो, 1 सेकेंड पर आपको फोर्स एक्टिंग मतलब पार्टिकल निकालना है। t = 1 सेकेंड पर आपको फाइंड करना है बराबर क्या होगा। 11 मीटर 11 जी। चार दूना 8t + 3 5 कहाँ से आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, उसका 0 होगा। देखो हमें निकालना क्या है, f = dp/dt। ठीक है, यानी कि d/dt ऑफ इस इक्वेशन का 4t² + 3t + 5 का d/dt इसका कितना होगा, 4 × 2 × t + 3 × 1 + 0 है ना। तो 4 × 2 यानी कि 8t + 3। अब हमें f निकालना है at t = 1, तो पूरी इक्वेशन में t = 1 रख दो, 8 × 1 + 3 = 11 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरे हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड क्वेश्चन बदल जाए इस तरह से। कुछ पूछना? आपकी केमिस्ट्री क्लास लगी है ऑन 5 मिनट और देख लो। देखो ब्लॉक वाली प्रॉब्लम अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं, तो फटाफट एक बता देंगे तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 2 देखो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये पहला ब्लॉक था, ये दूसरा ब्लॉक था, ये तीसरा ब्लॉक था। इस वाले ब्लॉक का मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3। ये बीच में धागे से रस्सियों से बंधे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ F1 फोर्स लगा के खींच रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर इस रस्सी में तनाव होगा, मानिए इसके बीच तनाव कितना है T1। तो T1 कैसे दिखाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या था, पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन, ये कहेगा हमसे दूर, ये कहेगा हमसे दूर, T1 हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा, लेकिन अब यहाँ पर दो मास को खींच रहा है, तीसरे वाले को भी अटैच कर दिया, तो यहाँ पर टेंशन का मान बदल जाएगा, ये मान T2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, अब पूरा सिस्टम अगर हम F1 फोर्स से इस तरह से बढ़ा रहे होंगे, ये F1 अलोग एक ही फोर्स से F है, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो मान लिया पूरा सिस्टम ये मेज पर रखा है और ये स्मॉल a त्वरण से इधर की ओर मूव करने लगा, तो अब न्यूटन से इक्वेशन बनाओ सेकेंड लॉ से, कैसे बनाओगे, F नेट फोर्स, मैंने कहा था जितने बल लग रहे सारे m इंटू a के बराबर होंगे, तो पहले तो m इंटू a का मतलब है m1 प्लस m2 प्लस m3, पूरे सिस्टम का द्रव्यमान कितना है ना इंटू a। इधर क्या है नेट फोर्स, नेट फोर्स में देखो h भी आ रहा है, T1 भी आ रहा है, T2 भी आ रहा है। अब क्या है, ये दाहिने लग रहा है, T1 देखो, T1 जितना दाहिने लग रहा है उतना बाएं लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसमें T2 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लिखना चाहो कैसे लिखोगे, F माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा क्या हो गया, F इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू a। इस पूरे सिस्टम का त्वरण कितना हो गया, a बराबर F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या माना है, अब अगर आपसे कहा जाए कि पहला क्वेश्चन था कि F बताओ, दूसरा क्वेश्चन था A बताओ, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया D बताओ, चौथा क्वेश्चन पूछा T2 बताओ, तो चलिए T1 निकालिए, इसका कितना होता है देखिए आप। T1 निकालने के लिए क्या आप लोग निकाल रहे, अच्छी बात है, निकाल कर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, समझ लो क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को जहाँ से T1 कर रहा था अलग कर लेते हैं, एक पूरे सिस्टम को अलग कर लेते हैं। अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सिंपलेस्ट तरीके से, कम समय में। अगर बोर्ड एग्जाम हो कोई बात नहीं, चाहे सॉल्व कर लो, 3 घंटे टाइम मिलता है, एक कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। अब देखना होता है कि दोनों में T1 यहाँ भी आ गया, T1 यहाँ भी आ गया, है ना, तो चाहे हम इस वाले हिस्से से निकाल लें सिस्टम के, चाहे इससे निकाल लें, लेकिन सरल कहाँ से पड़ेगा वहाँ से निकालेंगे। सरल का मतलब जहाँ पर हमें कम फोर्स मिलेगा, देखने में लग रहा है छोटे वाले हिस्से में निकालो, छोटे वाले हिस्से से निकालो कोई बात नहीं, तो छोटे वाले हिस्से से निकालना कठिन पड़ेगा, बड़े वाले हिस्से से निकालना सरल पड़ेगा। अब देखिए कैसे, T1 M1, अब नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स का मतलब सिस्टम इधर की ओर चल रहा है, तो F बड़ा है T1 छोटा है, F बड़ा T1 छोटा, F माइनस T1, F माइनस T1 हो गया। राइट हैंड साइड पर क्या होगा, M1, केवल इसको ले जा रहा है ना, इधर कोई मतलब ही नहीं रहा, M1 इंटू A, M1 इंटू A। तो अब क्या करोगे, F का मान निकालोगे, दोनों रखोगे, तब कहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, तब इक्वेशन आएगी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लो। तो T1 बराबर क्या हो गया, F माइनस M1A, तो T1 इक्वल टू हमें निकालना है A के टर्म्स में निकालना है, F के टर्म्स में निकालना देखो F का मान ये रखना चाहो दोनों तरीके, M1 प्लस M2 प्लस M3
टू m2 प्लस m3 f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इतना ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये तो लग रहा था हमें बड़ा सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम छोटा है। यहाँ पर T2 अपोजिट है, कैंसिल हो गए। सिस्टम के अंदर फोर्स केवल बचा T1, इधर खींचने के लिए कोई फोर्स नहीं बचा, 0। तो T1 माइनस 0 है ना। राइट हैंड साइड क्या बचा, m इंटू a। तो सिस्टम के अंदर मास कितना है, m2 प्लस m3a। तो T1 बराबर m2 प्लस m3 a का मान रख दो, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो यही आ गया, आसानी से आ गया। तो ये मत देखो कि सिस्टम कौन सा बड़ा दिख रहा है पार्ट। देखो पिछला वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा था, लग रहा था उससे मत निकालो, कठिन होगा। लेकिन हम ये देखने की कोशिश करें कि किसमें वेरिएबल कम आ रहे हैं, किसमें फोर्सेस कम आ रहे हैं। यहाँ पर दो फोर्स आ रहे थे, F माइनस T1 लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर T1 को इधर खींच रहा है और T2 एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये लोग कैंसिल हो गए। तो कोई फोर्स बचे नहीं, केवल T1 बचा, तो सीधा T1 निकल आएगा। अब आप T2 निकालिए, T2 को निकालना है। सिस्टम को जहां पे T2 है वहां से ब्रेक करो, ये ब्रेक कर दिया, एक T2 चला गया उधर, एक। अब देखो किसमें बल कम, इसमें बहुत सारे F, इधर T2 है, T1 T1 है। अब की बार छोटा वाला ज्यादा आसान है, छोटे बड़े से मतलब नहीं रखना है, आसानी से। इसमें क्या है, केवल T2 है, इधर कुछ नहीं लग रहा है, क्या लिखा है, T2 T2 इक्वल्स टू नहीं, कुछ नहीं, इसको भूल जाओ, m3 इंटू a, मतलब T2 इक्वल्स टू m3 इंटू a। इसका मतलब T2 बराबर m3f डिवाइडेड बाई m1 m2 m3, ठीक है। हमें जो फोर्स निकालना है, T1 निकालना है, तो जहां पे T1 आ रहा है वहीं से सिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ दो। तोड़ने के बाद ये देखो किसमें बल कम लग रहा है, सीधा वहां से निकाल दो। ये मत सोचो कि किसमें ज्यादा ब्लॉक, किसमें कौन सा सिस्टम बड़ा है, कौन सा छोटा है। हमेशा छोटा वाला सरल नहीं होता है। पहली वाली प्रॉब्लम में बड़ा वाला सरल था, तो T2 निकालते समय छोटा वाला सरल हो गया। T2 निकालना है जहां से T2 एक्शन कर रहा है, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, इसको भूल जाओ। T2 इसको खींच रहा है, रोक थोड़ी नहीं रहा है, तो F एक्सटर्नल T2 हो गया। M3 को चला रहा है A, M3 इंटू A हो गया, सीधे एक ही वैल्यू आपको मालूम है ना। अब देखो ये तो मैं सॉल्व करके निकाला। अब यही प्रॉब्लम अगर आपको दी जाए और इस तरह से, तो आप केवल देख कर आंसर निकालें। ऐसे ब्लॉक बना दिए गए, कितने भी ब्लॉक बना दो, 3 4 5 किलो 10 किलो 15 किलो छोड़ दिए, T1 T2 सॉरी T1 T2 T2 F, ठीक है। और अगर हम ये कह दें 100 न्यूटन 50 न्यूटन लीजिए साहब। अब क्या हो गया, अब तो एक फोर्स उधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। अब क्या करोगे, और आपको पूछा कि T1 निकालो, चलो निकालो, सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व करे निकालना है, यही तो प्रैक्टिस करनी है। T1 निकालने में क्या करोगे, एक यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, एक यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें आसान लगे। अब कम फोर्स हो ही नहीं रहा है, इसमें भी 2 लग रहे हैं, 100 लग रहा है, T1 लग रहा है,
इसमें ये तो कैंसिल हो जाएंगे, T1 लग रहा है, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन टोटल में निकलेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चलो अब हम भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपसे एक्सेस बता दिया। F = m है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 100 इधर लेगा 50 इधर लेगा, नेट फोर्स हो गया 50, 100/50, तो सिस्टम पूरा इधर मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना हुआ, A = F/m, यानी 50/तीनों का जोड़ 50/30, यानी 5/3, सीधा आ गया। A = 5/3। अब निकालो T1, यहाँ से निकाल दो, कोई बात नहीं। 100 - T1, 100 बढ़ा तो 100 पहले आएगा, सिस्टम इधर 100 - T1 = 5 × 5/3, यानी T1 = 100 - 5/3, 100 - 25/3, 300 - 25 275/3 आ गया जी। कितना 275 बढ़ाते हैं। आ गया, मतलब कैलकुलेशन कोई नहीं करना पड़ेगा। ये वाला T2 निकालो, T2 कैसे निकालोगे, T2 बड़ा है तो पूरा सिस्टम इधर ले जा रहा होगा, ठीक है। तो T2 अब ऐसा करो, ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर लो, है ना। T2 इधर ले जा रहा है, 50 इधर रोक रहा है, लेकिन T2 बड़ा होगा तभी पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो T2 - 50 = 15 × 5/3, 25 पूरा आ जाएगा। तो T2 = 15 मतलब 5/3 45/3 प्लस 50, 45/3 प्लस 50, 150 प्लस 45 195/3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आप लोग कठिन प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। फिर हम लोग इस तरह की कुछ एक बता देंगे, एग्जाम्पल ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने वाले सिस्टम, जिनमें धागे नहीं होते हैं, जिसमें टच करके रखे होते हैं, कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। तो अब टारगेट हमारे पास केवल 2 दिन का और है, 2 दिन में ये न्यूटन्स लॉ खत्म कर देंगे। तो सेकंड लॉ तो डिस्कस कर लिया, कल थर्ड लॉ बताएंगे और प्रॉब्लम बताएंगे, पूरी वाली प्रॉब्लम सर्कल ऑफ द 3 दिन में मुश्किल होता है, लेकिन फिर सॉल्व